आप सभी का स्वागत है। कैसे हो सभी? आज का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो फिर से होने वाली है। कल की वीडियो की अगर जो मैंने पढ़ाई थी उसका 10% भी अगर याद किया होगा आपने तो आज की वीडियो काफ़ी आसान लगेगी। अगर कल की जो पढ़ाई गई वीडियो है अगर वो आपने नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाए, यानी समझ में कम आएगा, लेकिन आएगा लेकिन समझ में कम आएगा। चलिए आज कल की वीडियो तक मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसको दिखा देता हूँ। कल मैंने बताया था पोल्यूशन होता क्या है, कैसे हमारे पोल्यूट करते हैं हम लोग अपने एनवायरनमेंट को, अपने वाटर, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ये सारे तीनों पोल्यूशन हमने डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, हमारे देखे थे सोर्सेस कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, क्या क्या कंटेमिनेट पोल्यूटेंट, सब सारी चीज़ देख लिया था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं भी पढ़ाया था, जैसे कि एसिड रेन आता है एग्जाम में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग आता है लिखने के लिए। तो वो दोनों को हम लोग देखते हैं। और सभी को आपको पता है एयर पोल्यूशन का ही ये एक छोटा सा टॉपिक है, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग हम लोग अच्छे से भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर हम लोग देख लेते पहले कहाँ तक हमने कर लिया था। 1 मिनट देना आप लोग। जी हाँ, आप यहाँ से आज से पढ़ने वाले, कल वहाँ तक हो गया था। आपको याद तो है ना, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कल पढ़ाया था। एयर पोल्यूशन में मैंने एसिड रेन के बारे में चर्चा करी थी। अच्छा बताओ, कल की अगर क्लास करी है तो एसिड रेन कौन से गैस के कारण, किस चीज़ के कारण होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। एसिड रेन का मेन वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पे पढ़े थे, याद करो, कल एयर पोल्यूशन में पढ़ा था। ठीक है, तो आइए ग्लोबल वार्मिंग को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो बहुत सरल शब्दों में ऐसे आप बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। सिंपल एज दैट, इतना ज़्यादा सिंपल है। आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में कि ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ने को कहते हैं, और वो उसके अब टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे क्लाइमेट का, हमारे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे अर्थ का, तो यार कुछ तो चेंजेस आएगी, और वो चेंजेस हमारे अर्थ को गर्म करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग एज अ नाम ही आप समझ पा रहे हो, वार्मिंग मतलब क्या होता है, गर्म होना। अब बीते कुछ शताब्दी में आपने देखा होगा कि दिन पर दिन आप देखेंगे ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, और उसी के कारण हमारा जो ग्लोबल है, हमारा जो अर्थ है वो वार्म हो रहा है, और वो वार्म हो रहा है। और अब पूछो टेम्परेचर बढ़ कैसे रहा है? तो टेम्परेचर बढ़ने का बहुत सिंपल सा रीज़न है, इंडस्ट्रियाँ बढ़ रही है यार। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, हमारे सब जगह हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो इंडस्ट्री ढेर सारी खुल रही है। वही सब कारण है कि आपके ग्रीन हाउसेस गैसेस उनसे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अब ग्रीन हाउसेस गैसेस निकलेंगे तो वही सब तो कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। और कौन सा होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस पे भी हम लोग आएंगे, तो वो आता है आपके एग्ज़ाम में छोटा सा नोट्स लिखने के लिए, कौन कौन से होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, अभी ये पीडीएफ में एक दिक्कत ये हो गया है कि आप देखेंगे पैराग्राफ थोड़ा सा नीचे आ गया है, यहाँ से डैन के बाद ये वाला यहाँ से होना चाहिए था, ये नीचे आ गया है। तो आप लोग मैनेज कर लोगे ना, इतना कर लेना। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका सीधा सा कारण ये है कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उनका ये मानना है, और उनका ये एविडेंस है कि अभी देखो 1C हायर हुआ है, आने वाले समय में अगले सेंचुरी में 1C से 3C हो जाएगा। ओके, रिसर्चर ने ये भी बताया है कि रिसर्चर्स हैव चेक थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस, जैसे कि ट्री रिंग्स हो गया, ये सारे एविडेंसेस हैं, उसको ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस लेवल का है। ठीक है, तो अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया है इन्होंने, रिसर्चर्स ने। और जैसे कि ट्री रिंग्स एक एविडेंस है, कोरल ग्रोथ एक एविडेंस है ग्लोबल वार्मिंग का, आयरन कोर्स भी एक एविडेंस है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है भाई, पिछला जो 1000 साल गुजरा है वो वार्मेस्ट डिकेड कहलाता है। ठीक है, और देखो 1990 से लेकर 1999 द वार्मेस्ट ईयर इन द, वार्मेस्ट ईयर की जब बात करी जाए तो ये है 1998, सबसे ज़्यादा गर्म साल। अब ये सारी चीज़ें हो गई यार, वार्म होगा क्लाइमेट तो चीज़ें भी बढ़ेगी और समस्याएं भी ज़्यादा पैदा होगी। वही यहाँ पर लिखा गया है, द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट और हैव एनालाइज्ड कि पिछले 33 सालों में जो हमारा नेचुरल डिजास्टर है एंड 90% ऑफ वेदर रिलेटेड डिजास्टर मोरओवर ये बढ़े हैं। ठीक है, अब आते हैं कि ये सारे तो कंसिक्वेंसेस हो गए हैं कि क्या क्या हुआ, ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, चीज़ें आपने देख ली।
आप लिख सकते हो यहाँ से। आपको ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल की है, आप याद करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो छोड़ दो। आपको डिफिनीशन लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स, ये सारे सब पॉइंट्स है, इतना बढ़ा है, ठीक है, ये बढ़ा है, ये याद रख सकते हो, बाकी आप छोड़ भी सकते हो। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग देख लिया, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे अर्थ पे, इम्पैक्ट डाल रहा है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो पता होना चाहिए ना, इफेक्ट्स पता होना चाहिए। वो देखो यहाँ पर ढेर सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं नंबर वाइज, टोटल यहाँ पर 13 इफेक्ट्स दिए गए हैं। तो आप इसमें से किसी 10 को याद कर लो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, एग्जाम में 10 भी लिख के आओगे बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि मोर हीट वेव्स, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से कारण उसके हीट वेव्स ज़्यादा हो रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया जो रेगिस्तान है वो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा होने लग गए हैं, ठीक है। सूखा पड़ने लगा है, समझ रहे हो ना। अब नेचुरल फायर्स जो होते हैं, अब देखो जंगल में आग लगाने नहीं लग जाते, बहुत बार सुना होगा आपने, खुद जंगल में आग लग गया। जंगल में जब खुद से आग लग जाता है तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक बोल सकते हैं एविडेंस है, ठीक है। तो नेचुरल फायर्स इन द फॉरेस्ट लैंड, और ज़्यादातर इवोपरेशन हो रहा है। अब गर्म हो, देखो ये सारी चीज़ आप रिलेट कर पा रहे होंगे, सारा चीज़ ये टेम्परेचर हाई होने के कारण ही हो रहा है। सभी में आप देखेंगे टेम्परेचर हाई कारण, जिसके मोर हीट वेव, डिजर्ट एरिया, नेचुरल फायर्स आग लगना, ठीक है, एवापोरेशन होना, ठीक है। तो मोर एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन एंड वाटर बॉडी। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप देखो एवापोरेशन तो आपने देखा होगा, चाय वगैरह बनाते हो तो एवापोरेट हो जाता है, पानी ऊपर चला जाता है, हो जाता है ना। और गर्म से आप आइस वगैरह देखते हो, जितना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में रखोगे उतना ज़्यादा जो आपका आइस है वो पिघलने लगता है। तो ये सभी होता है मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन आर्टिक ओशन एंड अंटार्कटिका रीजन। तो ये अंटार्कटिक रीजन जो होता है, आर्टिक रीजन, ये सारे जगह बहुत सारे आइस भरे पड़े हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बहुत ज़्यादा आइस जो है मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। और पिघलेगा तो जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो हो सकता है जो समुद्र के किनारे देश हैं, जितने भी कंट्री हैं समुद्र के किनारे, उन पे थोड़ा दुष्प्रभाव हो और पानी वगैरह से थोड़ा बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग से लोगों परेशान हैं, देखेंगे। अभी पहले इफेक्ट समझ लो। मोर क्लाउड फॉर्मेशन, अब ज़्यादा एवापोरेशन होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा इन द एटमॉस्फेयर, ओके डन। शॉर्टन एंड वार्मर विंटर, विंटर की संख्या जो होती है, जैसे कि 4-5 महीने का विंटर होता है, वो अब 1-2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो विंटर जो होता है, ठंड का मौसम जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगेगा। शॉर्टर एंड वार्मर विंटर, विंटर्स पहले के मुकाबले अब मतलब वार्मर हो जाएगा, ठीक है, कम ठंड लगेगा। और लॉन्गर एंड हॉटर समर, और गर्मी का दिन बहुत ज़्यादा हॉटर हो जाएगा, जब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया तो। उसके बाद चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल जो होता है सीजनली रेनफॉल होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इसका जो पैटर्न है वो भी बदल देता है। कभी कभार आप सुनते होंगे कि वहाँ पर सूखा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, इस साल वर्षा ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी वजह ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं आप। और आइए देखते हैं राइज इन सी लेवल राइज कैसे होगा। अभी ऊपर मैंने आपको समझाया, भाई ये सभी पिघल के जाएगा कहाँ, इतना बड़ा बड़ा बर्फ़ जो होता है आर्टिक ओशन है, तो पिघल के ओशंस में ही तो जाएगा, सी लेवल में ही तो जाएगा, तो राइज तो होना ही है। और जब सी लेवल राइज होगा तो मैंने ये भी बताया कि जो समुद्र के किनारे जितने भी कंट्रीज़ होंगे वहाँ पे परेशानियाँ पैदा हो सकती है। जैसे कि क्या होगा, ये 10 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है, फ्लडिंग एंड सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया वही होता है जो समुद्र के किनारे बसे हुए एरियाज़ होते हैं। जैसे कि इंडिया का जो साउथ इंडियन पार्ट है वो देख सकते हो, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो वो सारे लोग को सबसे पहले वो है वनरेबल ग्रुप में उसको रखा जाता है अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो, ठीक है। और डिसरप्शन ऑफ फार्मिंग भी एक इसका कारण है। एंड मोर ड्राउट, सुखाड़ पड़ जाएगा, ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था सूखा। इम्पैक्ट ऑन, और लास्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं और पड़ भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्किन कैंसर वगैरह हो रहा है वो एसिड रेन वगैरह से, ओजोन लेयर डिप्लेशन के कारण। तो वो सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी डिजीज होती है ह्यूमंस को, एनिमल्स को, और प्लांट्स भी इसका झेल रहे हैं। अभी देखते हैं कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इस ग्लोबल वार्मिंग को। रेमेडियल मेजर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हो सके तो जितना कम से कम फॉसिल फ्यूल यूज़ करो वो बहुत अच्छा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अब पिछले वीडियो में मैंने समझाया था फॉसिल फ्यूल को जलाने से कौन कौन से गैस निकलते हैं, और वो गैस डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एयर में घुलते मिलते हैं और एयर पोल्यूशन करते हैं। पिछले वीडियो में बताया था फॉसिल फ्यूल जलाने से कौन कौन गैस निकलता है, बताओ ज़रा। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल
का यूज़ जो है, कंजप्शन जो है, अगर वो कम करना शुरू कर दिए, मतलब जलाना वगैरह कम कर दिए, तो वो जो है हमारे को ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ा सा राहत दे सकता है। फॉसिल फ्यूल का नाम अगर आप पूछेगा तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब फ्यूल्स हैं जो आप गाड़ी में चलाते हैं, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल ये सभी हैं। भाई इसको थोड़ा सा कंजप्शन कम करोगे तो आप आजकल देखते हो करंट अफेयर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, बैटरी वाली गाड़ियाँ चल रही है, ये पेट्रोल वाला, ये कोल वाला, ये सारी चीज़ों को अब सरकार थोड़ा सा कम तवज्जो दे रही है। क्यों? वो ग्लोबल वार्मिंग ही कारण है उसके पीछे। उसके बाद यूजेस ऑफ बायोगैस प्लांट्स आप लोग यूज़ करेंगे तो वो भी हम लोग का जो है ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बायो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा गैस बनाया जाता है उसको बायोगैस कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे गार्बेज आपके होते हैं, कचरे वगैरह आप फेंक देते हैं, फिर वहाँ पे छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से, वो उसको थोड़ा गैस में परिवर्तित कर देते हैं और वो बायोगैस यूज़फुल होता है, हमारे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो यूज़ ऑफ बायोगैस प्लांट इंस्टेड ऑफ ये जो केमिकल्स गैसेज हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम इमिट होती है और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह थोड़ा कम इमिट होता है अदर प्लांट्स के मुकाबले, और ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से ग्लोबल वार्मिंग कम किया जा सकता है। बाकी अदर प्लांट्स को अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट कवर अगर बढ़ाएंगे आप तो ज़रूर आपका ये ग्लोबल वार्मिंग कम जाएगा, ठीक है। अपने से आग नहीं लगेगा आपके फॉरेस्ट में। और ये सब तो बेसिक चीज़ें याद ही रखना। इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस, जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए आप पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस आप अपने गाड़ी वगैरह में लगाइए ताकि वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। तो ये पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस लगाने का सलाह है, ओके। ऑटोमोबाइल्स में भी लगा सकते हैं एंड इंडस्ट्रीज़ में भी लगा सकते हैं। एंड इंडस्ट्रीज़ अब कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वही का लिखा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हो जाता है, बैग फिल्टर्स हो जाता है, ठीक है, बेट स्क्रबर्स हो जाता है और एक्सेट्रा ढेर सारी चीज़ें हैं। तो ये तो बात हो गई ग्लोबल वार्मिंग। तो इतना ही होप मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी इतना ही चीज़ ही था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपसे, ठीक है। कुछ पॉइंट अगर अब देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और बताना हो तो देखते अभी और क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से ना आपको मैंने देखो डेफिनेशन बता ही दिया और मैंने इनका इंट्रोडक्शन बता ही दिया, कैसा कैसे हमारे बीते सालों में ये चीज़ें टेम्परेचर बढ़ी है, सारी चीज़ें बताई दी। फिर मैंने इनका काउजेज़ बता दिया कि इसके कारण हो रहा है। काउजेज़ में मैंने यहाँ पे नाम नहीं, पिछले क्लासेस में मैंने आपको कुछ गैसेस के नाम बताए थे जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। आज के क्लास में शायद वो गैसेस नहीं बताया है, लेकिन जिनको लिखना है तो फिर से लिख लो, ठीक है। तो कौन कौन से गैसेस हैं जो आपको काउज करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप लोग लिखना। जैसे कि सबसे पहले है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ग्रीन हाउस गैसेस है। जितने भी नाम लिखूंगा सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस है। CH4 मीथेन जो जिसको बोलते हैं आप लोग प्यार से, तो CH4 जो हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे नाम लिख लो, ये सारे काउज करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सारे हैं और बहुत सारे हैं। N2O है, आप मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग लिखना N2O। आपका जो O3 है वो O3 का भी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग एसिड रेन पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप लोग लिखो O3 वगैरह, ठीक है। ये तो लिख लिया होगा ज़रूर। और बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मैंने बोला ना, इसके बहुत सारे और भी प्रकार हैं, जैसे कि CFC11 होता है, CFC12 होता है, CFC113 होता है, ठीक है। फिर होता है HCFC22 भी होता है। तो इसी के प्रकार हैं ढेर सारे। तो CFC लिखो या ढेर सारा इसका प्रकार भी लिख सकते हो अगर मन कर रहा हो तो, या फिर आप लिख सकते हो मिथाइल क्लोरोफॉर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो मिथाइल क्लोरोफॉर्म लिख लो खुद से, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। CH3Cl3, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। तो CCl4, ये सारे कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो आपको आनी चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, किन्हीं तीन का नाम दे देगा और एक दे देगा कोई अलग सा गैस, पूछेगा इन तीनों में से कौन सा ऐसा गैस है जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन आप जानते होंगे, हमारे अर्थ के चारों इर्द गिर्द क्या है, ओजोन लेयर है और उसका डिप्लीशन हो रहा है, मतलब बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे, कैसे दिवालिया हो रहा है देखते हैं उसका। अभी मैं गूगल से आपको फ़ोटो डाउनलोड करूँगा, लेकिन पहले समझो। ओजोन इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला होता है O3। तो ये कलरलेस गैस होता है, कोई इसमें गंध नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस। और 3
ऑक्सीजन के एटम इसके पास होते हैं, जैसे कि O3 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एंड ओजोन हैज़ द स्मॉल केमिकल स्ट्रक्चर रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट अकर्स एंड कैन बी यूजफुल फॉर हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अकर्स इन द एटमोसफेयर। देखो ओजोन हमेशा हम लोग समझते हैं हार्मफुल होता है, कई जगह पे इसका अच्छा यूज़ है, वही मैटर करता है कि ये कहाँ, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट अकर्स, अगर उसके डिपेंड करता है वो कहाँ पे अकर हो रहा है। गलत जगह पे अकर होगा तो वो हार्मफुल हो जाएगा, और सही जगह पर अगर ओजोन का यूज़ करेंगे तो वो सही हो जाएगा। और ओजोन जो पाया जाता है आप देख सकते हैं, ओजोन इज फॉर्म नेचुरली इन द अपर एटमोसफेयर व्हेन वेवलेंथ लेस दैन 240 नैनोमीटर, ठीक है, आर अब्जॉर्ब बाय नेचुरल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच डिसोसिएट टू गिव ओ एटम, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेयर आपने पढ़ा होगा, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है आप लोग को, जिनको याद रखने का शौक है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ें याद होती है तो, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हुआ हम लोग ओजोन के बारे में इतना पढ़ लिया 4-5 लाइन, ठीक है। अब आते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया हमारा जो धरती से आप सतह देखेंगे उससे 19 से 30 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन बनता है और प्रोड्यूस होता है और डिस्ट्रॉय होता है नेचुरली, ठीक है। दिस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन मेक्स स्ट्रेटोस्फेयर विद द ओजोन लेयर फिल्टर्स एंड यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उसको फिल्टर करती है, और अल्ट्रावायलेट रेज किधर से आती है, सन की जो किरणें हैं उससे आती है, ठीक है। अब उसको अगर मान ली जाए यूवी रेज जो सन से आ रही है उसको फिल्टर ना करे तो क्या हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। तो इसका यही काम है कि फिल्टर करता है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर फिल्टर कर देता है, वहाँ नहीं पहुँचने ही नहीं देता है यार हमारे पास उसको यूवी रेज को, तो इसी के कारण होता है, बच जाते हैं हम लोग। लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है धीरे धीरे, तो अब ये जो चीज़ें हैं यूवी रेज पहुँचने लगेगा हम लोग के पास धीरे धीरे, अब पहुँचेगा तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो अब देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैन मेड प्रोडक्ट होता है ये सभी, और ये सभी जो है रेफ्रिजरेटर्स में या एरोसोल पाया जाता है, यूज्ड एज एरोसोल रेफ्रिजरेटर एंड कूलेंट्स की तरफ पे CFC का यूज़ होता है। आप लोग जानते हैं जितने भी फ्रिज वगैरह आप यूज़ करते हैं, AC वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। और ये सभी जो गैस हैं, यही सब गैस के कारण हमारा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, और अगर हो गया ना डिप्लीट हमारा ओजोन लेयर तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। मैं हर बार बोल रहा हूँ, फिर उसे बोल दिया एक और। अब देखो बहुत सारे लोग को क्या होता है ना, बहुत भ्रम रहता है कि CFC डायरेक्ट ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, तो ऐसी बात नहीं है। CFC themselves not destroy ozone molecule but they decay ozone molecule at low temperature। वो उसको थोड़ा सा डिके करता है, ख़त्म नहीं करता है CFC, उसको थोड़ा थोड़ा कम करते जाता है और डिके करते जाता है। और ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन एटम एंड क्लोरीन मोनोक्साइड फंक्शन एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। ये कैटलिस्ट के तौर पे आपने कैटलिस्ट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ाने या घटाने का काम में आता है, तो वही वाला काम है इसका। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन आइटम्स एंड क्लोरीन मोनोक्साइड फंक्शन एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, तो इनका कैटलिस्ट जैसा रोल होता है, आपने केमिस्ट्री के में पढ़ा होगा, ठीक है। अब उसी प्रोसेस को आपको यहाँ पर देखो कैटलिस्ट कैसे काम करता है, ये सारा आप केमिस्ट्री के टर्म हैं, आप याद करना चाहें तो कर ले, याद अच्छे से लिखेंगे अगर एग्जाम में ऐसा तो एग्जाम में ऐसे खुश हो जाएगा। Cl में हम लोग ओजोन मिलाते हैं तो CiO बनता है, देखो ClO बनता है प्लस O2 बाहर निकलता है, ठीक है। तो ऐसे मिलाते फिर इसको फिर ऑक्सीजन के साथ तो क्लोरीन प्लस O2, तो ये सारे हैं, हैंस नेट इफेक्ट O3 प्लस O2 बाहर आया। तो आपने यहाँ पर देखा जो क्लोरीन था, क्लोरीन यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा था, और वही चीज़ें लिखी गई है, क्लोरीन एटम इज अबव रिएक्शन फंक्शन एज कैटलिस्ट एंड नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। क्लोरीन एटम इज यूज्ड इन द रिएक्शन रिमेन एज अ क्लोरीन एटम एंड इवन इन द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड ऑफ रिएक्शन में भी वो जैसा था वैसे ही रहता है फिर, ठीक है। अब आते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल एंड कैन लिव अप टू 100 ईयर्स, बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है और 100 साल तक रह सकता है। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं कि कैसे ये हमारे ओजोन लेयर को धीरे धीरे डिग्रेड करता है, और क्या बोलते हैं उसको, अभी ऊपर में देखा था ना, वो वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है भाई, क्या करते हो तुम, एक मिनट दिखाते हैं। डीके करता है, डिस्ट्रक्ट नहीं करता, आप लोग ध्यान देना। तो डीके करता है, कैसे कैसे ब्रेक करता है। वो अगर ब्रेक हो गया आपका ओजोन लेयर जो बना हुआ है धरती के चारों ओर, तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं,
तो यहाँ पे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं भाई, जैसे कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट ऑल लाइफ्स फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन। जो मैंने बताया सन का जो यूवी रेज है उससे हमारे लाइफ को कौन बचाता है, ओजोन लेयर बचाता है। तो अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो वो यूवी रेज डायरेक्ट हमारे पास आएगी, बहुत सारी बीमारियाँ होने लग जाएगी। स्किन कैंसर सबसे बड़ा बीमारी होता है यूवी रेज के डायरेक्ट टच में आने से, ठीक है। और ना सिर्फ ह्यूमन को, सारे ऑर्गेनिज्म को ये खतरा है। जैसे कि देखो यहाँ पर देखो सनबर्न होने शुरू हो जाएंगे स्किन पे, जैसे कि रेडनिंग ऑफ स्किन एंड सनसाइन, जब बाहर जाओगे धूप वगैरह में तो लाल लाल होने शुरू हो जाओगे तुम। उसके बाद स्किन कैंसर, जो जैसे कि मैंने बताया ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रिडक्शन इन द बॉडीज इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी वगैरह ख़राब होने लग जाएगी, कुछ भी खाओगे पचेगा नहीं, वो इम्यूनिटी की जितनी भी प्रॉब्लम बीमारियाँ होती सब आ जाएगी, ठीक है। रिडक्शन इन बॉडी इम्यूनिटी टू डिजीजेस, ओके भाई। उसके बाद आपके आँख वगैरह जो है आई डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाएंगे, ब्लाइंडनेस, अंधे भी हो सकते हो, ठीक है। और ये सारे ऑर्गेनिज्म पे लागू होता है, ना कि सिर्फ ह्यूमन पे। तो ये हो गया। देखो जैसे कि मैंने बताया ये सभी के लिए ख़तरनाक है, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं। जैसे कि ह्यूमन वगैरह से भी ज़्यादा किसी को अगर फ़र्क पड़ता है ये ग्लोबल वार्मिंग का, तो वो हैं कोई और नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लीशन का वो कोई और नहीं है, वो हैं प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स जो होते हैं ना वो समुद्र में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं, बहुत छोटे, वो समुद्र में रहते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ें हैं ये ओजोन डिप्लीशन। जैसे कि देखो स्मॉल प्लांट्स एनिमल्स लिविंग इन द सी ऑफ कॉल्ड इज नोन एज प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फूड ऑफ द ओशियन फूड चेन। प्लैंकटन सबसे छोटा फूड चेन। अभी फूड चेन पढ़े होगे तो सबसे शुरू से हम लोग का जो फूड चेन होता है ग्रास से शुरू होता है, ग्रास, फिर उसको बकरी खाएगा, बकरी को कोई और खाएगा, और से होते होते ह्यूमन के पास पहुंचेगा, ह्यूमन को कोई और खा जाएगा। तो फूड चेन तो जानते होंगे। वैसे ही अपना फूड चेन जो होता है सी लेवल में शुरुआत कहाँ से होता है, प्लैंकटन से होता है। तो अगर वो सभी नहीं रहे तो फूड चेन में तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा ना, फिर फूड चेन ही गड़बड़ा जाएगा तो सी लेवल में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसका डिसबैलेंस हो जाएगा यार। आप समझो ना, अगर आपका फूड चेन खराब हो जाए, जैसे कि हम लोग ग्रास वगैरह मिलना ख़त्म हो जाए आज की डेट में, तो बकरी वगैरह खाएगी क्या? जितने भी लोग घास से पे जिंदा है वो लोग होगे नहीं, अगर वो नहीं होगी तो और आगे की जितनी भी चीज़ें हैं उस पर समस्याएँ आएगी जो उससे होती है। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक चीज़ भी गड़बड़ाता है तो इम्पैक्ट तो पड़ता है नेचर पे और हम लोग पे। और यूवी रेज ना सिर्फ ह्यूमन को, नॉन लिविंग थिंग्स को भी आप देखेंगे तो डैमेज करता है। यूवी रेडिएशन कैन डैमेज पॉलीमर्स यूज्ड इन द पेंट, क्लॉथिंग, अदर मटेरियल्स। ओके, अब आते हैं, अब देखो ये जो ओजोन लेयर देखा ना, अभी एयर पोल्यूशन का एक और टॉपिक था एसिड रेन, वो देख लेते हैं कैसे बनता है, इसका इफेक्ट क्या है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो ये आपने देखा किसके बारे में, ओजोन लेयर डिप्लेशन, और जो वो ग्लोबल वार्मिंग का ही छोटा सा टॉपिक था ओजोन लेयर, तो वो देख लिया हम। अब आते हैं एसिड रेन के बारे में देखते हैं। तो फॉर्मेशन इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। तो देखो, तो नॉर्मली जो होता है ना, क्या ये जो रेन होते हैं, रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द फैक्ट दैट CO2 प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर गेट डिजॉल्व इन इट because of the presence of oxide of nitrogen and sulfur as a pollutants in the atmosphere. The pH of the rainwater lowered further. This type of precipitations of water is called as acid rain and acid deposition. ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा धीरे से समझ जाते हैं। देखो, एक तो होता है नॉर्मल वर्षा, जो हम लोग नहाते हैं जब बारिश होता है तो मज़ा लेते हैं ना, मोहम्मद वर्षा देना तो सावन आया है, वो वाला वर्षा। एक होता है एसिड रेन। एसिड रेन नॉर्मल वर्षे की पानी से बहुत अलग होता है, ये भी रेन ही होता है लेकिन अलग होता है। किस लेवल में? जैसे कि देखो, उसमें जनरली क्या होता है, जो एसिड रेन होता है इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाता है CO2 का। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा गया है स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। नॉर्मल जो वर्षा हो रहा है वो एसिडिक नहीं होता है, लेकिन आज के टाइम पे देखोगे ना तो ज़्यादातर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, तो एसिड रेन अभी थोड़ा कॉमन सा लगता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है, आज की मम्मी वगैरह आप लोग को डांटती होगी, बारिश में नहीं नहाओ बीमार पड़ जाओगे। तो नॉर्मली रेन वाटर तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये जो एसिड रेन है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि वहाँ पे CO2 प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और वो जो CO2 प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो डिजॉल्व हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड कुछ प्रेजेंट होते हैं, और सल्फर जो होता है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाता है, NOx और SOx एज अ पोल्यूटेंट्स, ये दोनों पोल्यूटेंट का काम कर रहे हैं। और तो एटमॉस्फेयर में यही सब पोल्यूटेंट जो है, इन सभी के कारण तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर में होता है घुल मिल जाता है, वही उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और उसके कारण यही सब के कारण तुम्हारे रेन का जो वाटर का pH मान होता है वो घट जाता है। और pH मान जितना घटेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा।
ठीक है। पीएच मान जितना ज़्यादा लो में जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और वो फिर हार्मफुल हो जाएगा। एसिड रेन किसको अच्छा लगता है, सबके लिए ख़राब है। अब इसको एसिड रेन बोल लो या एसिड डिपोजिशन बोल लो, दोनों एक ही टर्म है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, अब यहाँ पर थोड़ा सा साइंस का टॉपिक आ जाता है, इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना था आपको, लेकिन देख लो एक बार। जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई है वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। जैसे कि मैंने बताया कौन कौन सा गैस के कारण ये हमारे जो नॉर्मल चीज़ें मिल करके पीएच मान घटा देता है, उसी के कारण जो नॉर्मल वाटर भी एसिडिक का रूप ले लेती है और एसिड रेन होती है। वही सभी फिर बारिश के तौर पे नीचे गिरता है। वही वाला लिखा गया कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन में क्या लिखा गया है, द एसिड रेन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड इन वाटर, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव रेन्स इन वाटर। जैसे कि क्या अब ये होता कैसे, थर्मल पावर एंड व्हीकल रिलीजेस नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल। व्हेन दिस गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर दे फॉर्म एसिड्स, ठीक है। और ये एसिड बना लिए, अब वो एसिड बना लिया और वर्षा करवाएंगे बस। तो ये सभी मिलता है, ये सारी चीज़ें ऊपर नहीं लिखी गई थी क्या, ऊपर में भी था यार, वहाँ पे फॉर्मूला में था, यहाँ पे नाम में लिखा गया है, ये देखो। अब वही फार्मूला में अब बता दिया है, वाटर वेपर ये सभी मिल रहा है और ये एसिडिक इन नेचर हो जाता है, H2SO4 HNO3। तो बस इतनी चीज़ें याद रखना बहुत हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन लिखा गया है ना, ये थोड़ा सा आप बोलेंगे भाई ऐसा भी होता है क्या, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट समझते हो घसकाना, तो यहाँ पर देखो ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ गैसेस। गैसेस कई बार क्या होता है, ड्रिफ्ट होकर के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और वो गैस एटमॉस्फेयर में होता है तो उसका ड्रिफ्टिंग होते रहता है। बाय विंड, किसके द्वारा ड्रिफ्टिंग होता है, हवाएं तेज चलती है तो गैस इधर से उधर होते रहता है। तो क्या होता है ना कि अगर एयर पोल्यूशन इंडिया में है तो एसिड रेन पाकिस्तान में होगा, क्योंकि यहाँ का जो गैस है वो ड्रिफ्ट होकर के पाकिस्तान चल गया विंड के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा वही वाला बात लिखा गया है कि इन देयर प्रेजेंस 2000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है ड्रिफ्ट होकर के। और ये देखा जाता है कि एयर पोल्यूशन इन वन नेशन कैन काउज एसिड रेन इन अनदर नेशन, ठीक है। इंडिया का एयर पोल्यूशन हो सकता है कल को UAE में एसिड रेन करवा दे, ज़्यादा हो गया ना, नहीं 2000 किलोमीटर तक, ठीक है, ज़्यादा मैंने बोल दिया। और देखते हैं फिर अब तो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन बींग्स। ओके, अब एसिड रेन ऑन ह्यूमन बींग्स देखते हैं कि क्या क्या डेंजरस है। वैसे तो आपने देख ही लिया, ताजमहल, ये सब चीज़ें आपने देखा होगा, ताजमहल वगैरह पीला पड़ रहा है यूट्यूब पे, हाँ, तो वो सब भी एक इफेक्ट ही में आता है। जैसे कि देखो, एसिड रेन हैज़ बीन फाउंड वेरी डेंजरस टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ। सिंपल सा पहला काउज, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारा इफेक्ट होता है एसिड रेन के कारण, रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका खराब हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इनबैलेंस हो जाएगा एसिड रेन के कारण। तो ये पहला है। तो पहला आप इफेक्ट देखेंगे हम लोग पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब, जैसे कि मेंढक में का भी होता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, मेंढक का, गाय भैंस का, सबका होता है, तो सबका ये हो जाएगा, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दूसरा इफेक्ट देखो कि ये जो है ना, डेथ तो करेगा ही, अगर एसिड रेन के कारण ये सारा चीज़ खराब हो गया तो इससे डेथ होगा। दूसरा में भी वही है कि आपका जो हार्ट वाला डिस है, सर्कुलेटरी सिस्टम या लंग वाला डिसऑर्डर, ये सारे आपके होने शुरू हो जाएंगे। तो लंग डिसऑर्डर वगैरह होना शुरू हो जाएगा तो उसके कारण आपका प्री मैच्योर डेथ भी होना शुरू हो जाता है, और ऐसे चीज़ें हो रही है आज के डेट में, ठीक है। ब्रोंकाइटिस वगैरह जो है बीमारी का नाम है, सच एस ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस किसके कारण होता है आप बताना, एसिड रेन के कारण, ठीक है, एसिड रेन के कारण हो सकता है ब्रोंकाइटिस। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन बिल्डिंग, ये तो ह्यूमन पे था, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या एसिड रेन का प्रभाव है। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग पे एसिड रेन का क्या प्रभाव है। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि बिल्डिंग वगैरह हो गया, जैसे कि ताजमहल का मैंने एग्जांपल बताया, यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे। द ताजमहल इन आगरा इज अफेक्टेड फ्रॉम द एसिड फ्यूम्स, ओके। और उसके द्वारा जो मीट होता है उसके कारण, एसिड फ्यूम कहाँ से इमिट होता है पहले देख लो, मथुरा से। एसिड फ्यूम मथुरा से इमिट होता है, उसके कारण हम देखो वो पीला वगैरह पड़ रहा है आपका ताजमहल, ठीक है। तो याद रखना ये वाला मथुरा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मथुरा रिफाइनरी, वहाँ से एसिड फ्यूम्स होता है और ये CuSO4 MgSO4 आर फॉर्म्ड, उसके कारण और कोरिजन करता है, फिर वो रेन आपका एसिड रेन करवाता है। एसिड रेन जो है आपके घर के जो भी पेंटिंग है उसको भी आप ख़राब करता है। आपका घर पेंट करवाते होंगे चकाचक, 3-4 साल बाद देखते होंगे क्या हाल हो जाता है, सोचते हो, तो चकाचक नहीं रहता है ना। तो वही देखो, एसिड रेन कोरोड्स हाउसेज, मोन्यूमेंट्स, स्टैच्यूज, ब्रिजेस, फेंसेस। अब तो ये दूसरा टॉपिक हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये यहीं तक था आपका एसिड रेन, ठीक है, पॉइंट 2 तक।
ये लाइन एक्स्ट्रा टाइप हो गया भाई, इस पर ध्यान नहीं देना। तो ये है। अब कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ और भी छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा था कि आप करेंगे खुद से। जैसे कि मैंने तो अच्छे से यहाँ पे करवाया ही था आपको, एयर पोल्यूशन क्या होता है, एक पर आ जाने दो ऊपर में, एयर पोल्यूशन क्या होता है ये, और मैंने इसका पोल्यूटेंट के टाइप बता दिए थे, क्या क्या इफेक्ट होता है वो बता दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पर कंट्रोल मेजर्स नहीं बताए थे, जैसे कि ये वाला कैसे कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपसे खुद से पढ़ने से बोले थे मैंने, और मैंने तो एक्टिविटी भी आपको दी थी कि खुद से करना, देखना कि कैसे कैसे आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। जैसे कि ये सारे आपको पीडीएफ में दे ही दूंगा, तो आप देख लेना एयर पोल्यूशन को कैसे आप रोक सकते हैं। ये सारा पॉइंट आप इसका लिख सकते हैं एग्जाम में पढ़ के। अब देखो थोड़ी उसी तरीके से आपको वाटर पोल्यूशन में देखेंगे तो मैंने ये सारा चीज़ पढ़ा दिया था, बस कैसे आप कंट्रोल करेंगे वो नहीं पढ़ाया था। एग्जाम में कभी कभार कंट्रोल करने वाला स्टेप भी पूछ लेता है। तो कंट्रोल मेजर जैसे कि देखो वाटर पोल्यूशन में क्या है, सोर्स कंट्रोल क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या से आप सोर्स कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन पाथ इंटरवेंशन क्या होता है, रिसेप्टर कंट्रोल क्या होता है, तो ये सारे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद से। ओके, सॉइल पोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद मैंने ग्लोबल वार्मिंग आपको पढ़ाया था। ओके, स्कीम्स के बारे में बताया था कि यह स्कीम आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है आपके बचाने के लिए आपकी इन्वायरमेंट को। तो सबसे पहले तो आपको अपना मिनिस्ट्री पता होना चाहिए कि कौन से मिनिस्ट्री के तहत ये सारे स्कीम्स आते हैं। तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब देखो स्कीम्स के नाम दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव के नाम तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन क्रॉप्स इको क्लब जिसको बोलते हैं प्यार से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, और ये आपको डिटेल में बस नाम याद रखना है, ठीक है। तो 4 नाम आप याद रखिए, आप पढ़ना चाहे डिटेल में तो पढ़ सकते हैं। एक और है NAPCC, ये है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि स्वच्छ निर्माण तट अभियान, क्लाइमेट रिजिलियंस बिल्डिंग अमॉन्ग द फार्मर्स थ्रू क्रॉप एंड रेसिड्यू मैनेजमेंट, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NC, ये बहुत फेमस था। अभी हमने पॉल्यूशन पढ़ा है, तो एयर पॉल्यूशन में ये डाल सकते हो, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ठीक है, परिवेश, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम, और बहुत सारे नमामि गंगे वगैरह भी आप लोग जोड़ सकते हैं, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में रिप्रेजेंट करें अपने आंसर को।